बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्योहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्योहार है और सिख इसे सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अमृतसर का मेला सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा है, जिसमें हजारों लोग दूर दूर से श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में गुरु जी के दर्शन करने और बैसाखी का त्योहार मनाने अमृतसर पहुंचते हैं। ऐसी ही एक 13 अप्रैल 1919 की सुबह थी। सब बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए उत्साहित थे। सजे सवरे लोग अमृतसर बड़ी तादाद में पहुंच रहे थे। गुरुद्वारे से 500 मीटर की दूरी में जलियांवाला बाग को देखने के लिए बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े इकट्ठे हुए थे और बड़ी ही खुशी के साथ बैसाखी का त्योहार मना रहे थे। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सबके हाथों में भरी हुई राइफलें थीं। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक सकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए भी नहीं ले जाया जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। हजारों की संख्या में लोग मारे गए। मुख्यालय वापस पहुंचकर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम किया कि उस पर भारतीयों की एक फौज ने हमला किया था, जिससे बचने के लिए उसको गोलियां चलानी पड़ी। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने इसके उत्तर में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को टेलीग्राम किया कि तुमने सही कदम उठाया, मैं तुम्हारे निर्णय को अनुमोदित करता हूँ। फिर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की मांग की, जिसे वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने स्वीकृत किया। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेगू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही लेकर वहां गया था और वह उन लोगों पर चलाने के लिए 2 तोपें भी लेकर गया था, जो कि उस सकरे रास्ते में नहीं जा पाई थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को पदान्वत करके कर्नल बना दिया गया और अक्रिय सूची में रख दिया गया। उसे भारत में पोस्ट न देने का निर्णय लिया और उसे स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया, परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस हत्याकांड की प्रशंसा करते हुए उसका प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया। विश्वव्यापी निंदा के दबाव में बाद में ब्रिटिश सरकार ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया और 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को इस्तीफा देना पड़ा। आखिर ब्रिटिश सरकार क्यों आतंकित थे भारतीयों की सभा से? भारत के हालात प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बद से बदतर हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं और जनता ने खुलकर ब्रिटिशों का साथ दिया था। 13 लाख भारतीय सैनिक और सेवक यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में ब्रिटिशों की तरफ से तैनात किए गए थे, जिसमें से 43,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए थे।
युद्ध समाप्त होने पर भारतीय नेता और जनता ब्रिटिश सरकार से सहयोग और नरमी के रवैये की आशा कर रहे थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू कर दिए जो इस भावना के विपरीत थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब के क्षेत्र में ब्रिटिशों का विरोध कुछ अधिक बढ़ गया था, जिसे भारत प्रतिरक्षा विधान लागू करके कुचल दिया गया था। उसके बाद 1918 में एक ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिसन समिति नियुक्त की गई, जिसकी जिम्मेदारी ये अध्ययन करना था कि भारत में विशेषकर पंजाब और बंगाल में ब्रिटिशों का विरोध किन विदेशी शक्तियों की सहायता से हो रहा है। इस समिति के सुझाव के अनुसार भारत प्रतिरक्षा विधान का विस्तार करके भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, जो आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन पर रोक लगाने के लिए था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को और अधिक अधिकार दिए गए थे, जिससे वह प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी, लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, उन पर विशेष ट्रिब्यूनलों और बंद कमरों में बिना जवाबदेही दिए हुए मुकदमा चला सकती थी आदि। इसके विरोध में पूरा भारत उठ खड़ा हुआ और देश भर में लोग गिरफ्तारियां दे रहे थे। गांधी तब तक दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध करने का आह्वान किया, जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने और अधिक नेताओं और जनता को रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया और कड़ी सजाएं दी। इससे जनता का आक्रोश बढ़ा और लोगों ने रेल और डाक तार संचार सेवाओं को बाधित किया। आंदोलन अप्रैल के पहले सप्ताह में अपने चरम पर पहुंच रहा था। लाहौर और अमृतसर की सड़कें लोगों से भरी रहती थीं। करीब 5000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे थे। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को यह 1857 के गदर की पुनरावृत्ति जैसी परिस्थितियां लग रही थी, जिसे ना होने देने के लिए और कुचलने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। आंदोलन के 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दे दी गई। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के उप कमिश्नर के घर पर इन दोनों नेताओं को रिहा करने की मांग पेश की गई, परंतु ब्रिटिशों ने शांतिप्रिय और सभ्य तरीके से विरोध प्रकट कर रही जनता पर गोलियां चलवा दी, जिससे तनाव बहुत बढ़ गया और उस दिन कई बैंकों, सरकारी भवनों, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशनों में आगजनी की गई। इस प्रकार हुई हिंसा में 5 यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। इसके विरोध में ब्रिटिश सिपाही भारतीय जनता पर जहां तहां गोलियां चलाते रहे, जिसमें 8 से 20 भारतीयों की मृत्यु हुई। अगले 2 दिनों में अमृतसर तो शांत रहा, पर हिंसा पंजाब के कई क्षेत्रों में फैल गई और 3 अन्य यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। इसे कुचलने के लिए ब्रिटिशों ने पंजाब के अधिकतर भाग पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। अमृतसर में जलियांवाला बाग में प्रदर्शनकारियों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। यह एक सार्वजनिक बाग था जहां गिरफ्तार किए गए 2 प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं की रिहाई की मांग करने के लिए और रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांति से विरोध किया जा रहा था। जनरल डायर के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सरकार ने विरोध को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा और कार्यवाही करने का फैसला किया। 13 अप्रैल 1919 को डायर और उसके सैनिकों ने जलियांवाला बाग में प्रवेश किया और भीड़ को फंसाने के लिए एकमात्र निकास को अवरुद्ध कर दिया। बिना किसी चेतावनी के डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। लगभग 10 मिनट तक गोलीबारी जारी रही, जब तक कि सैनिकों के गोला बारूद खत्म नहीं हो गए। अंत में लगभग 400 से 1000 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए। जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था, उस समय ऊधम सिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया कि वह इसका बदला जरूर लेंगे। जनरल डायर ने इस बर्बर गोलीकांड को उस समय के पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर के कहने पर अंजाम दिया था। इस नरसंहार के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को सरदार ऊधम सिंह ने लंदन के कैक्सटोन हॉल में जाकर माइकल ओ डायर को गोली मार दी। उस समय वह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक बैठक में भाषण देकर अपनी सीट पर बैठने जा रहा था। कुछ ही मिनटों में डायर ने दम तोड़ दिया था। ऊधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने 12 वर्ष की उम्र के भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था।
इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। जलियांवाला बाग हादसे के बाद की स्थिति क्या रही? भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसमें सार्वजनिक झंडे और अन्य अपमान शामिल थे। इस घटना की खबर सुनकर भारतीयों में नाराजगी बढ़ गई और पूरे उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1915 में अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के गठन की घोषणा की। यह समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता के चलते उनके नाम पर हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती है। इसमें भारतीय भी सदस्य थे। मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में समिति ने सर्वसम्मति से डायर के कृत्यों की निंदा की और उसे अपने पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी गैर आधिकारिक समिति नियुक्त की, जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जयकर और गांधी को शामिल किया गया था। महात्मा गांधी ने जल्द ही अपने बड़े अहिंसक सत्याग्रह अभियान असहयोग आंदोलन को शुरू किया, जो 25 वर्ष बाद भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। महान हिंदी कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की जलियांवाला बाग पर एक मार्मिक रचना है, जिसका नाम है जलियांवाला बाग में बसंत। ये न केवल रुला देती है, बल्कि हमें उन बलिदानों की याद भी दिलाती है। यहाँ कोकिला नहीं, काग है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे व पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोयल गाती है लेकिन रोने की धुन, मधुमक्खियाँ गाती हैं भिन भिनाहट पीड़ा की कहानी कहती हैं। लाना संग में पुष्प, न हो वे अधिक सजीले, तो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दिखलाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कुछ कलियां अधकिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु के ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। यह सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना, यह है शोक स्थान बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान बहुत धीरे से आना।